तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में आपके लिए। यूरिया से सूखे चारे को उपचारित कर दुधारू पशुओं के लिए कैसे बनाएं पोषण से भरपूर आहार। बटन मशरूम उत्पादन को प्रभावित करने वाली समस्याओं के निदान पर जानकारी। देर से गेहूं की बुआई है तो उचित प्रजातियां, उनका चयन और उन्नत बुआई पर तकनीकी जानकारी। प्रदेश में खरीफ की फसलों की कटाई का काम लगभग समाप्त हो चुका है और इनसे बहुत अधिक मात्रा में सूखा चारा प्राप्त होता है, जिसको यूरिया से उपचारित करके पोषक तत्वों को बढ़ाकर दुधारू पशुओं के आहार में सम्मिलित कर सकते हैं। तो सूखे चारे की पौष्टिकता कैसे बढ़ाएं, चलिए जानते हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर सुबोध कुमार से। तो मैं यहाँ जानवरों में सूखे चारे की उपयोगिता और उसके रख रखाव पे चर्चा करने आया हूँ। तो जब किसान भाई लोग खेत से सूखे चारे की कटाई कर लेते हैं तो उसका रख रखाव कैसे करें उसके बारे में आपको मैं बताने। तो सूखा चारा हम लोग एक तो कटाई करके कुट्टी मशीन आती है, जो कटर मशीन रहता है, उससे कुट्टी बना के हम लोग, आप लोग जो भूसा हम लोग जानवरों में भूसा बना के रख लिए कुट्टी बना के, तो वो जानवरों में खिलाने के लिए हो गया। उससे कुट्टी इसलिए बनाते हैं क्योंकि उसमें जानवरों की पाचन क्षमता बढ़ती है, पाचन क्षमता जो होती है वो जानवरों में बढ़ जाती है, इसलिए वो कुट्टी के रूप में हम लोग सूखे चारे को खिलाते हैं। फिर हुआ कि ये तो सिंपल प्रोसेस है कि हाँ जानवरों में सूखा चारा जो है हम लोग खिलाए कुट्टी बना के। अब है कि सूखा चारा जानवरों में और कैसे बढ़ाएं, मतलब उसकी उपयोगिता कैसे बढ़ाएं। तो सूखा चारा जानवरों में उपयोगिता बढ़ाने के लिए हम लोग करते हैं दो तरह का ट्रीटमेंट करते हैं। बेसिकली दो तरह का ट्रीटमेंट होता है, मतलब एक अल्कली, दूसरा यूरिया। अल्कली ट्रीटमेंट और यूरिया ट्रीटमेंट। तो अल्कली ट्रीटमेंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड मार्केट में इजीली अवेलेबल है, जिसको हम 100 केजी सूखा चारा में 4% सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब 100 केजी है तो 4 केजी सोडियम हाइड्रोक्साइड को 60 लीटर वाटर में घोल के अच्छी तरह से और उसको स्प्रिंकल कर देते हैं सूखे चारे पे। इससे क्या होता है कि ये सूखा चारा फिर कटाई करके जो खिलाते हैं तो जानवरों में इसकी पाचन शक्ति बढ़ जाती है और इसके प्रोटीन परसेंटेज भी बढ़ जाता है। ऐसे जनरली व्हीट स्ट्रा, जिसको हम बोलते हैं गेहूं का भूसा, धान का भूसा, इसमें प्रोटीन परसेंटेज बहुत ही कम होता है और इस प्रोटीन परसेंटेज को बढ़ाने के लिए हम लोग NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का ट्रीटमेंट करते हैं। इससे प्लेटेबिलिटी, एक इंग्लिश में टर्म है प्लेटेबिलिटी, मतलब कि स्वाद आना, जानवर इसको जल्दी खाएगा और इसकी प्रोटीन परसेंटेज, क्योंकि प्रोटीन अगर जानवरों में हम देंगे तो इसकी दूध की क्षमता बढ़ेगी, तो इसलिए इसको पहला ट्रीटमेंट हम लोग NaOH ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरा ट्रीटमेंट है यूरिया ट्रीटमेंट। यूरिया ट्रीटमेंट सेम उसी तरह से जैसे NaOH ट्रीटमेंट करते हैं उस तरह से यूरिया ट्रीटमेंट करते हैं। यूरिया ट्रीटमेंट में है क्या कि 100 केजी सूखा चारा लिए, उसको हम एक पॉलीथीन पर बिछा लिए, उसके बाद 60 केजी वाटर लिए
और 4 केजी यूरिया लिए, मतलब 100 केजी के लिए हम 4%, मतलब 100 केजी का 4% 4 केजी होगा। तो 4 केजी यूरिया को घोल बनाकर और उसका छिड़काव करेंगे और उसको फिर पैक करके रख देंगे। तो 4-5 हफ्तों के बाद, ये यूरिया ट्रीटमेंट के बाद इसकी गुणवत्ता है वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम लोग यूरिया ट्रीटमेंट करते हैं और जानवरों के पाचन शक्ति को बढ़ाते हैं और प्रोटीन कंजम्पशन कराते हैं। आमतौर पर 3 हफ्ते या गर्मियों में 10 दिन तक ढेरी को बंद रखें ताकि उसके भीतर उत्पन्न अमोनिया गैस घटिया चारे को पौष्टिक रूप में परिवर्तित कर सके। इसके बाद ढेरी खोलकर आवश्यकता अनुसार चारा निकाल लें और फिर ढेरी को बंद कर दें। यूरिया उपचार से ढेरी के अंदर अमोनिया गैस पैदा होती है जो धीरे धीरे रेशों में प्रवेश करती है तथा पाचक तत्वों को लिग्निन मुक्त कर देती है। इस प्रकार से चारे की पौष्टिकता बढ़ जाती है। कुछ अमोनिया रेशे के साथ चिपकी रहने के कारण पशुओं के लिए अधिक लाभप्रद होती है। इस विधि में अमोनीकृत होने के फलस्वरूप भूसा पुआल का रंग भूरा या गहरा भूरा हो जाता है, परंतु इससे उनके गुणवत्ता पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। उपचारित चारे को खिलाने से 2 से 3 घंटे पहले हवा में फैला देना चाहिए ताकि उससे अवांछनीय अमोनिया गैस उड़ जाए तथा पशु उपचारित चारे को अधिक रुचि पूर्वक खाए। आमतौर पर यह पाया गया है कि पशु प्रारंभ में 1 सप्ताह तक रुचि पूर्वक नहीं खाते हैं, परंतु उसके बाद पशु उपचारित पुआल अथवा भूसे को खूब चाव से खाते हैं। उपचारित चारा किसी भी स्तनधारी पशु को जिसकी उम्र 6 माह से ऊपर हो सिर्फ उपचारित चारा अथवा उसके साथ दाना वगैरह या हरा चारा मिलाकर खिलाया जा सकता है। यूरिया से उपचारित भूसा पुआल आदि चारों को आमतौर पर प्रचलित विधियों में से किसी भी विधि के अनुसार खिला सकते हैं। साथ ही साथ पशुओं को खनिज एवं विटामिन की आवश्यकता पूर्ति के लिए 30 से 40 ग्राम खनिज मिश्रण और कम से कम 1-2 किलोग्राम हरा चारा खिलावे। सावधानियां। उपचार हेतु स्वच्छ पानी का प्रयोग करें। आवश्यकता अनुसार उतने ही पुआल का उपचारण करें जो 4 से 6 सप्ताह के लिए आवश्यक है। गेहूं के भूसे का उपचारण एक बार में 4 से 6 माह तक के लिए किया जा सकता है। यूरिया को पानी में भली भांति घोलें तथा यूरिया एवं पानी की मात्रा सही हो। यूरिया का घोल पशुओं की पहुंच से बाहर रखें, क्योंकि इस घोल के व्यवहार से पशु विष ग्रसित हो सकते हैं, मृत्यु का भी शिकार हो सकता है। यूरिया का घोल चारे के ऊपर समान रूप से छिड़कना चाहिए तथा ढेर बनाते समय चारे की हर तह को पैरों से अच्छी तरह दबाना आवश्यक है। ढेरी का आकार गुंबदनुमा होना चाहिए। ढेरी को पॉलीथीन चादर अथवा खाद की बोरियों से या सूखे चारे से अच्छी तरह ढकना चाहिए ताकि उपचारण से अधिक लाभ हो सके। यूरिया उपचारण के इस विधि को पशुपालक आसानी से अपना सकते हैं। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। बटन मशरूम उत्पादन को प्रभावित करने वाली समस्याओं के निदान पर जानकारी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। बटन मशरूम उत्पादन का कार्य जो भी किसान कर रहे हैं वो इसमें आने वाली बीमारियों से सावधान रहें, क्योंकि ये बीमारियां मशरूम की गुणवत्ता को खराब तो करती ही हैं, साथ ही उपज को भी कम करती हैं। इसलिए इनसे बचने का क्या उपाय है, आइए जानते हैं पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के SK मिश्रा से। कुछ बीमारियों के बारे में बता देता हूं कि हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि फसल में, मशरूम की फसल में, चूँकि ये कमरे के अंदर होती है, ज़्यादा बीमारियों का प्रकोप नहीं होता है, क्योंकि कमरे के अंदर होती है और सब कुछ हमारे नियंत्रण में होता है। ये बाहरी फसलों जैसी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बीमारियां इसमें आ जाती हैं। बीमारियों का कारण क्या क्या हैं? एक तो आवरण मृदा में कच्चे अवयवों का प्रयोग करना,
जैसे हमने कुछ सप्लीमेंट डाल दिया, जैसे हमने कच्चा गोबर के खाद आवरण मृदा में डाल दी, तो इसकी वजह से बहुत सारे मोल्ड्स और बहुत सारे फफूंदियाँ, बहुत सारे जीवाणु केसिंग मृदा में, आवरण मृदा में आ जाते हैं, जो मशरूम को नुकसान पहुंचाते हैं और उनका उत्पादन नहीं होने देते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले, अगर हमारे बैगों में स्पान अनुपूरक हो गया है और हम आवरण मृदा करने जा रहे हैं, तो आवरण मृदा का उपचार बहुत ही अच्छी तरीके से करना चाहिए। केमिकल ज़्यादा रह जाता है तो भी समस्या है, और केमिकल कम रह जाता है तो बहुत सारी व्याधियाँ आने लगती हैं। इसमें मुख्य रूप से मैं व्याधियों के नाम बता दूं। एक तो ये है कि इसमें ग्रीन मोल्ड आता है, हरी फफूंदी आती है, ये ट्राइकोडर्मा से लगती है, और ये तब आती है जब हम केसिंग में कच्चे पदार्थों का उपयोग करते हैं और केसिंग में फॉर्मेलिन की मात्रा जब ज़्यादा रहती है। इसके उपचार के लिए क्या करना है आपको? इसके उपचार के लिए सबसे पहले हम फसल कक्ष के तापमान को कम करते हैं और केसिंग के पीएच को बढ़ा देते हैं। ये दो उसके उपचार हैं। दो उपचार करने पर ये समस्या खत्म हो जाती है। तापमान कम कर देंगे तब भी ये समस्या खत्म हो जाएगी। और दूसरी समस्या आती है कि जब इसमें जो फल निकलते हैं तो फलों में हल्का सा धब्बे आने लगते हैं। तो इसमें उन धब्बों को नियंत्रित करने के लिए, वो बेसिकली जीवाणु द्वारा लगने वाले धब्बे होते हैं, उन धब्बों को नियंत्रित करने के लिए हमें समय समय पर क्लोरीन की 0.05% की दर से क्लोरीन के घोल का सप्ताह में एक बार उपचार अवश्य कर देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो मशरूम निकालने के पश्चात जो ठूठ या जो अवशेष, मशरूम के अवशेष बैगों में रह जाते हैं, उनकी सफाई हमें करना नितांत आवश्यक है। और जो मशरूम निकालने के बाद गड्ढे रह जाते हैं, उनको दोबारा से आवरण मृदा से भरना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऐसा करते हैं तो इस प्रकार के धब्बों से निजात पाई जा सकती है। एक और भी रोग आता है, इसको बोलते हैं हम वेट बबल, गीला बुलबुला बोलते हैं। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है और जो कि ये बटन मशरूम में लगती है। इसका अगर एक भी बीजाणु केसिंग आवरण मृदा पर पड़ जाए तो सारी की सारी फसल नष्ट हो जाती है। इसके उपचार के लिए हमारे पास फिलहाल में कोई दवाइयाँ ऐसी नहीं हैं, रसायन ऐसे नहीं हैं जिसका हम इसका उपयोग कर पाएँ, लेकिन बेबिस्टीन की अगर हम थोड़ी हाई डोज देते हैं तो उससे नियंत्रण किया जा सकता है। एक और रसायन है जिसको बोलते हैं मैग्नीज प्रोक्लोराज, वो अगर उपलब्ध है तो उसका स्प्रे करके इसको रोकथाम की जा सकती है। और बेल का जो एक्सट्रैक्ट होता है, जो निथार होता है, उसका 0.05% के हिसाब से अगर हम स्प्रे कर दें इसके ऊपर तो हमें कुछ मात्रा में सफलता मिल जाती है। ये इस रोग से लड़ने की क्षमता जो है कुछ हद तक मिल जाती है। अगर फिर भी नहीं रुकती है बीमारी तो हमें ये चाहिए कि हम क्रॉप रूम को बदल दें। अगले सीजन में हम दूसरे जगह पर अपने फसल कक्षों का निर्माण करें और पुराने फसल कक्षों में हम मशरूम का उत्पादन ना करें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। तीसरी बात, कभी कभी होता है जब ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है, लगभग 23 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान हो जाता है, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमारे जो मशरूम के तने हैं वो फट जाते हैं और उनमें ब्राउन कलर के धब्बे आ जाते हैं। वो कभी कभी ऐंठ जाते हैं, ट्विस्टिंग हो जाती है, उनमें फट जाते हैं, वो तिरछे हो जाते हैं। तो जब इस प्रकार की समस्या आने लगती है तो उसको कहते हैं सूखा बुलबुला। ये वर्टिसिलियम फंजिकोला वैरायटी फंजिकोला नामक फफूंद से लगती है। इसका सीधा उपचार ये है कि हम तापमान कम कर दें और तापमान कम करने के बाद में हम इसमें बेबिस्टीन का लोकल ट्रीटमेंट दें, स्थानीय उपचार दें। हर जगह उपचारित नहीं करने की ज़रूरत है, स्थानीय उपचार दें जिससे इस समस्या का निदान किया जा सकता है। तापमान कम करके भी इसका निदान किया जा सकता है। इसमें एक और महत्वपूर्ण मोल्ड लगता है। मोल्ड क्या एक बीमारी है, ये मशरूम एक विशेष प्रकार का मशरूम जो बटन मशरूम को नुकसान पहुंचाता है, तो इसको बोलते हैं इंकी कैप। इंकी कैप ये कोप्रानस नामक एक मशरूम, एक प्रकार का मशरूम है। कोप्रानस नामक मशरूम इन बैगों में उगाता है, जिसकी वजह से मशरूम का जो माइसीलियम है, हमारे मुख्य मशरूम का माइसीलियम, वो चल नहीं पाता है। तो और इसके अंदर ही जो इंकी कैप के जो फल हैं, जो फ्रूट्स हैं, वो यहीं पर विकसित होने लगते हैं। कभी कभी ये कंपोस्ट के या केसिंग के बाहर आ जाते हैं। ये तब होता है जब कंपोस्ट अच्छी तरीके से बनाई नहीं जाती है, मतलब कंपोस्ट में अमोनिया की मात्रा रह जाए या कंपोस्ट में गर्मी रह जाए,
कंपोस्ट गर्म कंपोस्ट में ही हम बीज मिला दें, ऐसी दशा में ये इंकी कैप आ जाता है। इसकी रोकथाम के लिए सीधा सा उपचार यही है कि हम कंपोस्ट को भली भांति सड़ाएं और उसमें अमोनिया की मात्रा को बीज मिलाते समय निकाल दें, और कंपोस्ट बीज मिलाते समय, स्पानिंग करते समय पूर्ण रूप से ठंडी होनी चाहिए। को दोबारा से एक संक्षिप्त में दोबारा से बताना चाहूँगा कि फसल प्रबंधन के लिए क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से बिंदु महत्वपूर्ण हैं। तो पहली बात यह है कि फसल कक्ष का तापमान हमेशा जब फसल आने लगे वो 16 से लेकर के 20 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाए, और ह्यूमिडिटी जो है 80 से लेकर के 90% तक रखी जाए। फसल कक्ष में पर्याप्त मात्रा में 4 घंटे के लिए रोशनी की व्यवस्था की जाए, और 4 घंटे के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी चाहिए। जो कमरे में CO2 इकट्ठी हो जाती है उसको भी निकाल के बाहर करें। इन सब चीज़ों का यदि ध्यान रखते हैं तो हम लगभग 60% से लेकर के 75% तक जो समस्याएं आती हैं मशरूम संबंधित, उनको नियंत्रित किया जा सकता है। इसके बाद में हमें इस बात का भी ध्यान देना होगा कि मशरूम फसल कक्ष में अन्य कोई बाहरी आदमी यूं ही ना घुसता चला है, वो भी अपने संग कुछ जीवाणु, कुछ फफूंदियाँ, कुछ व्याधियाँ ला सकता है, जिससे आपके मशरूम को नुकसान पहुंच सकता है। बाहरी सीधी हवा मशरूम फसल कक्ष में नहीं आनी चाहिए, उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं जिसकी वजह से हमारा फसल कक्ष को नुकसान पहुंच सकता है। और जो हमने व्याधियाँ बताई हैं, व्याधियों के लिए हम आपको एक सीधी बात बताएँ, कम तापमान, पूर्ण रूप से पकी हुई कंपोस्ट, पूर्ण रूप से उपचारित और पकी हुई आवरण मृदा, और पूरा स्पान चला हुआ बैग, और जो हमारे ये चीज़ें हैं, अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ये जो जैविक व्याधियाँ आती हैं, जैसे मैंने बताया आपको, ग्रीन मोल्ड है, आपका ड्राई बबल है, वेट बबल है, इंकी कैप है, ये व्याधियाँ नहीं आएंगी और आपका मशरूम, आपके बैगों से, आपके क्रॉप रूम से मशरूम की पैदावार बहुत अच्छी होगी। तो आगे और भी बहुत कुछ रोचक जानकारियां हैं आपके लिए, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर। देर से गेहूं की बुआई है तो उचित प्रजातियां, उनका चयन और उन्नत बुआई पर तकनीकी जानकारी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। गेहूं की बुआई इस समय हो रही है, और यदि आपने अब तक ये कार्य नहीं किया है, देर से बोई जाने वाली प्रजातियों का चयन करके उन्नत तकनीक से बुआई का कार्य जल्द से जल्द संपन्न कर लें। लेकिन कौन कौन सी प्रजातियों का चयन करें और बुआई के समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, चलिए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र दरियापुर रायबरेली के डॉक्टर R.K. कनौजिया से। किसान भाइयों, जैसा कि हम जान रहे हैं कि इस समय मौसम में हो रहे बदलाव की वजह से विगत 2 वर्षों से फसल का उत्पादन हमारा बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है, और ऐसे में इस समय जो हमारी रबी की बुआई का कार्य चल रहा है, तो इस पे जो हमारी विलम्ब से इस समय गेहूं की बुआई चल रही है, क्योंकि जो गेहूं की बुआई का जो समय से बुआई का है वो नवंबर का प्रथम पखवाड़ा है, और उसके बाद जो इस समय दिसंबर का ये विलम्ब से बुआई के लिए है। तो सबसे पहले तो विलम्ब की बुआई में जो हम प्रजातियों का चयन करें, इस पर हम ध्यान रखें। और विलम्ब से बुआई के लिए जो प्रजातियां संस्तुत हैं वो आपकी गोल्डन हल्ला, उन्नत हल्ला, गंगोत्री, PBW 373, ये सारी प्रजातियां जो हैं ये विलम्ब से बुआई के लिए हैं। साथ ही साथ अगर हम खाद प्रबंधन की बात करें तो 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास और 25 किलोग्राम जिंक, ये जो उर्वरक हैं संस्तुत, इनका हमें प्रयोग करना चाहिए। और आपकी नाइट्रोजन की जो आधी मात्रा है वो साथ में फास्फोरस, पोटास और जिंक, इनकी मात्रा हमें जो है बुआई के समय ही जो है अपने खेत में देनी चाहिए। और बाकी जो यूरिया की या नाइट्रोजन की कहीं मात्रा है उनको हमें बाद में 2 टॉप ड्रेसिंग में पौधों को देना चाहिए। जो हमारा विलम्ब से बुआई की अवधि में जो हमारा बीज दर होता है
वो 25% बढ़ जाता है। यानी कि सामान्य समय में हम 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर से बुआई करते हैं और विलंब की अवस्था में हमारी वो मात्रा जो है 25% बढ़ जाती है, तो 125 किलोग्राम हमें बीज इस्तेमाल करना पड़ता है। और साथ ही साथ इस समय अब हमें, जैसा हम वैज्ञानिक खेती की बात करते हैं, तो जो हमारी गेहूं की बुआई है, जहां तक संभव हो सके हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सीड ड्रिल से बुआई करें, क्योंकि जब हम सीड ड्रिल से बुआई करते हैं तो उसमें जैसा कि सीड ड्रिल में हम देख रहे हैं कि ये 2 बॉक्सेस होते हैं, एक में हमारा खाद का कंपार्टमेंट है और दूसरे में जो है वो बीज का है। और ये पाइप्स के थ्रू जब ये हम ट्रैक्टर से इसको अटैच करके और ट्रैक्टर चलता है तो ये खाद इस वाले पाइप से खाद गिरते हैं और इस वाले से बीज गिरते हैं। तो ये जो सीड ड्रिल है ये कूड़ बनाता हुआ चलता है और पहले खाद गिरता है फिर बीज गिरता है। ऐसे क्या होता है कि एक ही कूड़ में जो है खाद और बीज जो हैं गिरते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो हमारा बुआई होती है एक तो लाइन से होती है, इसमें क्योंकि बीज दर निर्धारित करने का सिस्टम है, तो इससे जो हमारा बीज है वो एक बराबर मात्रा में गिरता है। साथ ही साथ खाद और बीज आसपास होने की वजह से जो हमारी खाद है उसका जो है हमारे पौधे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका इस्तेमाल करने में सक्षम होते हैं। केस ऑफ जब हम ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, छिटकुआ विधि से करते हैं, तो खाद कहीं होती है, बीज कहीं होता है, तो ऐसे में जो है जो खाद की यूज़ एफिशिएंसी है, फर्टिलाइज़र की यूज़ एफिशिएंसी है, वो कम हो जाती है। तो इसलिए हम कोशिश करें कि हम जो है गेहूँ की बुआई जो है कूड़ में करें। और जैसा कि देखा गया है कि जब हम सीड ड्रिल से बुआई करते हैं तो जो मौसम के थपेड़े जब फसलों को सहना पड़ता है, जैसे कभी कभी बारिश अधिक हो जाती है या कुछ अन्य समस्याएं होती हैं, तो ऐसे में क्योंकि एक प्रॉपर डेप्थ पे गेहूं की बुआई होती है तो जड़ों का विकास भी बढ़िया होता है। तो ऐसे में पौधे जो हैं वो गिरते नहीं हैं, या अगर गिरते भी हैं तो बहुत कम गिरते हैं जो हमने छिटकुआ विधि से बुआई की होती है उसके मुकाबले में। तो इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम सीड ड्रिल से बुआई करें। तो इन बातों का अगर ध्यान रखते हुए बुआई की जाए तो इससे जो है हमें लाभ मिलेगा। तो अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं। और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है प्रतापगढ़ के ज्ञान प्रकाश ने। आपने आंवले के बाग में फलन की अवस्था पर देख-रेख पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। देखिए, आप इस समय आंवला की फसल के बारे में जान रहे हैं। आंवला का हम प्रयोग चटनी बनाने में, मुरब्बा बनाने में, च्यवनप्राश बनाने में, नमकीन अचार बनाने में और अन्य प्रयोगों में करते हैं। इसको ताज़ा फल और प्रिजर्व मुरब्बा बनाकर प्रयोग किया जाता है। एक फल प्रतिदिन खाते हैं तो विटामिन सी की जो आपकी आवश्यकता है प्रतिदिन की पूर्ण हो जाती है। इसको आप किसी भी प्रकार की उसरीली ज़मीन हो या उबड़ खाबड़ ज़मीन हो, सभी में लगा सके अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते आप उचित प्रबंधन करते रहें। देखिए, जब इसमें फलत आती है तो आप क्या करते हैं, इसमें सहारा देना आवश्यक होता है। यदि सहारा नहीं देते हैं बांस की लकड़ियों से या आम की अन्य 2 शाखाओं को काटकर इसके ब्रांच में नीचे से सहारा देते हैं, अन्यथा की स्थिति में ये ऊपर से फट जाती हैं और फलत खराब हो जाती है। किसान भाइयों, आपको देखना है कि जब फल लग जाएँ उस समय हल्की सिंचाई आप करते रहें और हल्की सिंचाई करके नमी को बनाए रखें, अन्यथा क्या होगा, फल आपके गिरने लगते हैं। और फल अन्य कारणों से भी गिरते हैं, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल का रेशियो बहुत अधिक होता है। 301 मेल फ्लावर पर 1 से 2 फीमेल फ्लावर होते हैं, इसलिए पॉलिनेशन कम होने पर भी फल अधिक गिरते हैं। कि फल अधिक संख्या में यदि फीमेल फ्लावर एक साथ है तो गिरने पर भी फल गिरते हैं। इसलिए आप नेपथलीन के 25 मिलीग्राम दवा को 1 लीटर पानी में घोलकर पौधों पर छिड़काव करते तो फल नहीं गिरते हैं, और नमी बनाए रखते हैं, उससे भी फल नहीं गिरते और गुणवत्तायुक्त फल प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ जब फल विकास की अवस्था में होते हैं उस समय आपको ध्यान रखना है कि फल जब परिपक्व होते हैं तो उस समय विकार आता है, जिससे कि फलों में काले धब्बे पड़ जाते हैं, फल चमकहीन हो जाते हैं। तो अभी विकास की अवस्था में जिंक सल्फेट की 4 ग्राम, कॉपर सल्फेट की 4 ग्राम और बोरेक्स की 4 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर फलों पर छिड़काव कर देते हैं। तो बाद में फलों की तोड़ाई करेंगे तो फल चमकदार,
परिपक्व होने पर आपको गुणवत्ता युक्त प्राप्त होंगे, जिसमें किसी प्रकार का धब्बा नहीं होगा और उनकी गुणवत्ता अधिक अच्छी होती है। साथ ही साथ देखें, इसके पौधे पर एक सूट बोरर बहुत प्रकोप होता है। उसमें क्या होता है कि जब आप शाखा को देखते हैं उसमें बुरादे जैसा पदार्थ निकला रहता है। उसके लिए आप 3 से 5 ml पेट्रोल को सिरिंज में लेकर उसमें डाल देते हैं और छेद को गीली मिट्टी से बंद कर देते हैं। 3-4 दिन बाद यदि मिट्टी हट भी जाती है तब भी उससे कीड़ा मर जाता है और बुरादा नहीं निकलता है। साथ ही साथ जब मौसम में उतार चढ़ाव आता है और फल लगे हुए हैं तो इस पर रस्ट का प्रकोप हो जाता है। रस्ट में क्या होता है, पाउडर जैसा सफ़ेद पदार्थ फलों पर छा जाता है, जिससे फलों की गुणवत्ता खराब हो जाती है, क्योंकि उसमें भोजन बनना कम हो जाता है और फल दिखने में कितनेदार खराब हो जाते हैं। इसके लिए केरातिन या घुलनशील गंधक की 4 से 5 ग्राम मात्रा को लेकर 1 लीटर पानी में घोलकर पौधे पर छिड़काव कर देते हैं, जिससे फल आपके बिल्कुल रस्ट रहित प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ देखते हैं कि जब ये पौधा है इसमें कभी कभी कीट लगता है सूट गाल में कर, जिससे कि शाखा के अग्र सिरे पर वो कीड़ा गांठ बनाकर बैठ जाता है, जिससे कि उसकी ग्रोथ रुक जाती है। इसी समय आप उस शाखा को काट कर जला देते हैं और पौधे पर मोनोक्रोटोफास की 0.5 से 0.6% मात्रा को छिड़काव कर देते हैं, जिससे कि कीट भी मर जाता है। तोड़ाई जब करेंगे, जब परिपक्व हो जाए फल, देख लीजिए दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक पूर्ण रूप से मुरब्बा के लिए अच्छी तरह फल पक जाते हैं। तो फलों को तोड़ाई करते समय नीचे कोई जाल लगा लेते हैं या 1-1, 2-2 करके फल तोड़ते हैं। किसी भी अवस्था में फलों की चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, अन्यथा उसमें सड़ाव शुरू हो जाता है। और जब फल तोड़ें तो ग्रेडिंग करते हुए जिससे किसी प्रकार से फल कोई चोट है, कीड़े से प्रभावित हैं या कोई इंसेक्ट द्वारा प्रभावित हैं, उनको हटा के अलग कर देते हैं और स्वस्थ फलों को अलग डिब्बे में भरकर, अलग बोरी में, गत्तों में भरकर पैकिंग करके। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। किसान भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए हमारा पता नोट कर लीजिए। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadata.up@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और चलिए आप देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अरहर की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों का नियंत्रण और उपाय। टेरेस गार्डन की उपयोगिता और इसके लाभ पर जानकारी। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।